हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अभी क्लासेस में। और जैसा कि मैंने आप सुबह से कहा था, आज एक नए वीडियो के साथ मौजूद हूं। और ये जो पूरा वीडियो है ये 11th के हिस्ट्री से रिलेटेड है। तो अगर आप 11th में हैं और अपनी परीक्षा की तैयारी जैक बोर्ड से कर रहे हैं तो ये पूरा का वीडियो पूरा जो वीडियो है आपके लिए है। जैक बोर्ड की परीक्षाएं जो है आने वाली है। और जैसा कि मैंने आपको पार्ट 1 में, यानी कि जब इस चैप्टर को एक्सप्लेन कर रहे थे उसमें मैंने बताया था कि मैं आपको चैप्टर एक्सप्लेन करूंगा और साथ ही साथ मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स भी प्रोवाइड करूंगा। यह जो पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स है ये टर्म 1 की परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि टर्म 1 की परीक्षा में केवल और केवल ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाएंगे। हालांकि दोनों ही परीक्षाएं साथ में ली जाएगी, बार बार डेट में चेंज किया जा रहा है। जब मैं पार्ट 1 वीडियो जब मैं इसका रिकॉर्ड कर रहा था तभी बोला गया था कि जो परीक्षाएं हैं वो 14 मई को लिया जाएगा, फिर इसमें बोला गया था जून में लिया जाएगा, और अभी बोला जा रहा है फिर से 11 मई के पहले ही परीक्षाएं लेनी शुरू कर दी जाएगी। तो आप भी परीक्षा की तैयारी को थोड़ा जोर शोर से लगाइए और मैं भी आपकी तैयारी को बेहतर करने का प्रयास करता हूँ। तो आइए ऑब्जेक्टिव सवाल जवाब को पढ़ते हैं। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने इस चैप्टर यानी 11th हिस्ट्री का जो चैप्टर 2 पढ़ा रहे हैं या लेखन कला जो है और शहरी जीवन, तो अगर आप इसका पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो उसको देखिए। उसमें मैंने पूरे चैप्टर को एक्सप्लेन किया है, तभी आपको ये पूरा का पूरा वीडियो जो है वो बेहतर समझ में आएगा। एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ, आप जो है क्वेश्चन का नंबर मत देखिएगा। यहाँ पर मैंने इस तरह से नोट्स बनाया कि यहाँ पर 1 नंबर आ रहा है, यहाँ पर 11 नंबर, तो आपको नंबर नहीं देखना है। मैं दोनों ही क्वेश्चंस जो है साथ साथ में पढ़ते चला जाऊंगा और पीडीएफ को आगे बढ़ाता चला जाऊंगा। आपसे एक और रिक्वेस्ट रहेगा कि आप एक कॉपी और कलम लेके बैठिए। ऐसे होगा कि आपको बार बार दूसरे जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आपको कॉपी से क्वेश्चन लिखना है और आंसर भी साथ ही साथ लिखते चलना है। ये जो नोट्स है ये अभी क्लासेस के टीम मेंबर ने बनाया है, तो इसमें कहीं ना कहीं कुछ त्रुटि है, तो वो गलतियां भी मैं आपको बताते चलूंगा क्या गलती है और सही जवाब क्या होगा। इससे होगा कि आपको आंसर बेहतर समझ में आएगा और क्वेश्चंस भी। तो प्लीज आप कॉपी और कलम लेके बैठिए, और कॉपी कलम अगर आप ले लिए हैं तो बेहतर है, और एक फ्रेश जगह पर बैठ जाइए। और आइए आप सवाल को पढ़ते हैं और लिखते चलिएगा साथ साथ में। पहला जो सवाल है, मेसोपोटामिया की जो पहली ज्ञात भाषा है वो क्या थी। मेसोपोटामिया में अलग अलग भाषा था, और जो सबसे पहली जो भाषा थी उसे क्या कहते थे, सुमेरियन भाषा। यहाँ पर 4 ऑप्शन से लिखा गया है, लेकिन उसमें जो सुमेरियन है वो सही जवाब है। सुमेरियन हमारा सी में लिखा गया है, तो सुमेरियन जो है वो सही जवाब होगा। सुमेरियन के बाद ये अकदी में आ गया था। अकदी भाषा हिब्रू से मिलता जुलता था, याद रखिएगा। अगला सवाल हम लोग पढ़ते हैं ईश्वर, जैसे पढ़ते चलेंगे। यहाँ पर आते हैं दूसरा ईश्वर, ठीक है। लिखा है उर कौन सा देवता था, तो उर जो था वो चंद्र देवता था, यानी चंद्रमा के देवता को हम क्या कहते हैं, उर कहते हैं। तो ये 2 सवाल हमने कवर कर लिया। आप नंबर कोई भी देख सकते हैं, 1-2 नंबर करके लिखिए चलिएगा। अब ये तीसरा सवाल यहाँ से पढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से प्राचीनतम सभ्यता कौन सी थी। यानी कि यहाँ पर जितने भी सभ्यता का नाम लिखा है, जैसे मिस्र की सभ्यता लिखा गया है, सिंधु घाटी सभ्यता लिखा गया है, चीन की सभ्यता लिखा गया है, मेसोपोटामिया की सभ्यता लिखा है। इसमें सबसे ज्यादा पुराना जो सभ्यता है वो मेसोपोटामिया की सभ्यता है, तो इसलिए मेसोपोटामिया की सभ्यता सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल पढ़ते हैं। लिखा है कि निनवे जगह का नाम है और ये निनवे नगर है, किस सभ्यता में स्थापित था, तो निनवे जो है बेबीलोनिया में था, और निनवे बेबीलोनिया की राजधानी थी। तो जो निनवे है वो मेसोपोटामिया के बेबीलोनिया शहर, बेबीलोनिया सभ्यता का जो है वो एक राजधानी था। अगला सवाल पढ़ते हैं। अगला सवाल है कि मेसोपोटामिया की आरंभिक सभ्यता कौन सी थी, यानी कि जो सबसे पहली सभ्यता थी वो कौन सी थी। तो सबसे पहली थी सुमेरियन, फिर आता है बेबीलोनिया, फिर जो आता है सीरिया की सभ्यता, असीरिया की सभ्यता। तो इस तरह से अलग अलग सभ्यताएं आती, लेकिन सबसे पुरानी जो सभ्यता थी वो कौन सी थी, सुमेरियन सभ्यता थी। नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं। लिखा है कि उरुक एक प्राचीन शासक, यानी उरुक का एक प्राचीन शासक का नाम बताइए। तो उरुक का एक प्राचीन शासक था एनमरकर। देखिए, मैंने इस ऑब्जेक्टिव सवाल जवाब में वैसे सवालों को ज्यादा से ज्यादा प्रीफर किया जो मेरे ख्याल से उस टॉपिक में छूट गया था। जब मैं आपको चैप्टर एक्सप्लेन कर रहा था, तो चूंकि हम चैप्टर को ज्यादा से ज्यादा हम ऐसा कोशिश कर रहे थे कि ऑब्जेक्टिव भी आपका क्लियर हो, और साथ ही साथ चैप्टर से अगर कोई सब्जेक्टिव सवाल पूछा जाता है तो वो भी आपका क्लियर हो। और उसमें से अगर कोई भी 1-2 सवाल छूट गया था तो वो सवाल मैंने ज्यादा से ज्यादा कोशिश किया है कि इस ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट में कवर अप हो जाए, ताकि आपका ऑब्जेक्टिव बेहतर तरीके से तैयारी हो जाए। नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं कि ये जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है ये किस नदी के किनारे विकसित हुआ था। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता दलजा और फरात नदी के किनारे सब जो है विकसित हुआ था। डी नंबर में लिखा गया है, तो दलजा और फरात नदी जो है इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर दलजा और फरात जो है अलग अलग लिखा गया, तो अलग अलग लिखा रहेगा तो आप दोनों में से किस में टिक लगाइएगा। तो जो साथ में लिखा रहेगा उसमें टिक लगाइए, या तो ए और दोनों लिखा होगा, या तो दोनों का दोनों साथ में लिखा हुआ होगा ही होगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो अलग अलग टिक मत लगा दीजिएगा, पहले आप ऑप्शंस को पढ़िएगा क्या लिखा गया, उसके बाद टिक लगाइएगा। अगला है झूलते बाघ,
झूलते बाग को इंग्लिश में हैंगिंग गार्डन कहते हैं, ये कहाँ था? तो ये बेबीलोनिया की सभ्यता में ही था। और अगर आप चैप्टर एक्सप्लेनेशन देखे थे तो वहाँ पर मैंने आपको फोटो भी दिखाया था। मेसोपोटामिया कहाँ है, वर्तमान में कहाँ है? मेसोपोटामिया है इराक में। वर्तमान में जहाँ पर इराक मौजूद है, अरब का देश है, तो वहाँ पर आपको जो मध्य एशियाई देशों में आता है वहाँ पर आपको मेसोपोटामिया देखने को मिलेगा। अगला है वर्तमान समय में हड़प्पा कहाँ पर है? क्योंकि जब मेसोपोटामिया पढ़ते हैं तो हड़प्पा सभ्यता जो है दोनों के समकालीन है लगभग में। तो ये सवाल भी हमारा आ जाता है कि पूरी तरह से जो हड़प्पा है वो किस देश में स्थित है? तो हड़प्पा जो है वो वर्तमान पाकिस्तान देश में स्थित है। अगला है कि निम्न में से किस वर्ष दक्षिणी मेसोपोटामिया का सबसे प्राचीनतम मंदिर जो है वो बना था? तो सबसे प्राचीनतम मंदिर जो है वो इसमें 3000 लिखा गया, गलत है, 5000 ईसा पूर्व में बना था। ठीक है, तो यहाँ पर यही त्रुटियां हैं और यही त्रुटि क्या करूंगा मैं आपको बताते चलूंगा। तो लगभग 5000 ईसा पूर्व पुराना था दक्षिण में यानी मेसोपोटामिया का मंदिर। तो ये आप याद रखिएगा, 3000 इसमें गलत लिखा है। अगला है कि ओल्ड टेस्टामेंट। ओल्ड टेस्टामेंट होता क्या है मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए जो बाइबल है ना उसका 2 पार्ट है। बाइबल क्या है? ईसाई धर्म का किताब है, तो उसका 2 पार्ट है। पहले पार्ट को बोलते हैं न्यू टेस्टामेंट, न्यू नया, और दूसरे को बोलते हैं ओल्ड, ओल्ड मतलब पुराना। तो जो ओल्ड टेस्टामेंट है यानी कि दूसरा वाला भाग, वो जो पुस्तक है उसका प्रथम भाग यानी कि पहले भाग ये जो प्रथम भाग है वो किसका है? यानी ओल्ड टेस्टामेंट किस पुस्तक का प्रथम भाग है? कौन सा किताब है जिसका पहला भाग है? तो ये जो बाइबल है उसका पहला भाग को क्या बोलते हैं? ओल्ड टेस्टामेंट बोलते हैं। ओके, और जो नया वाला है उसको बोलते हैं, कह सकते हैं जो दूसरा भाग है उसे न्यू यानी कि न्यू टेस्टामेंट कहते हैं। अगला सवाल यहाँ पर लिखा है कि दलजा और फरात नदियां गिरती है या कहाँ पर गिरती है? कोई भी नदी जब शुरू होती है ना, बड़ी बड़ी नदियां, वो किसी न किसी समुद्र में जाकर के मिलती है। तो दलजा और फरात नदी कहाँ पर जाके गिरती है? फारस की खाड़ी में गिरती है। तो फारस की खाड़ी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला एक सवाल लिखा है कि जिमरिली यानी जिमरिलीन होगा या जिमरिलीक का विशाल राजमहल कहाँ पर स्थित था? तो ये कहाँ था? मारी में। यहाँ पर माही लिखा गया गलती से, ये होगा मारी शहर, मारी। उस समय मेसोपोटामिया की सभ्यता या बेबीलोनिया की सभ्यता के आसपास जो क्षेत्र था उसे एक बड़ा शहर था जिसे मारी कहते थे। और मारी जो था ना यहाँ पर राजा रहता था। आप देख सकते हैं यहाँ पर राजमहल था, तो इसे हम शाही शहर भी कहते हैं, याद रखिएगा। शाही शहर क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर राजा रहते थे, इसीलिए हम इसे शाही शहर कहते हैं। मारी सही जवाब है, मारी। तो मारी जहाँ पर लिखा वो सही है। अगला है कि निम्नलिखित में से किस नगर में वारका शीर्ष मिला है? वारका शीर्ष क्या होता है? यानी काम किया हुआ मूर्ति। तो एक मूर्ति था जिसका सिर था और उसके सिर पर क्या था? काम किया हुआ था, डिजाइन बना हुआ था। तो ये मिला था उरुक में मिला था वारका शीर्ष। अगला है मेसोपोटामिया जो है यानी कि मेसोपोटामिया का शहर। ओके, मैं थोड़ा सा क्या करता हूँ, थोड़ा मोटा कर लेता हूँ, कलर जो है वो दिख नहीं रहा होगा। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता के लोग जो है कौन सी लिपि का प्रयोग करते थे? तो मेसोपोटामिया के लोग जो लिपि यूज करते थे उस लिपि को किलाकार लिपि कहते हैं। तो किलाकार लिपि क्या होता है? अभी जो आप अक्षर देख रहे हैं इस वीडियो स्क्रीन में वो जो है देवनागरी लिपि, यानी कि ये जो मेसोपोटामिया लिखा हुआ है इसमें मो है, सो है, पो है, टो है, ये किसका है? ये देवनागरी है। लेकिन उस समय ऐसा कुछ नहीं था, उस समय जो था उसे बोलते हैं किलाकार लिपि। तो किलाकार लिपि जो है सी नंबर में सही जवाब हो जाता है। बेबीलोन के दक्षिणी क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो बेबीलोन के दक्षिणी क्षेत्र को बेबीलोनिया कहा जाता था। अच्छा, यहाँ पर गलत लिखा गया। देखिए बेबीलोन का जो दक्षिणी क्षेत्र है उसे सुमेर कहा जाता था, सुमेर, याद रखिएगा। बेबीलोन का जो दक्षिणी क्षेत्र है उसे क्या कहते थे? सुमेर कहते हैं। देखिए पहले है असीरिया, असीरिया, ठीक है, और असीरिया के बाद आएगा बेबीलोनिया, बेबीलोनिया या फिर बेबीलोन, और बेबीलोन के बाद जो क्षेत्र आएगा उसे कहेंगे सुमेर, याद रखिएगा। तो बेबीलोन के दक्षिण में क्या है? सुमेर है, और बेबीलोन के उत्तर में क्या है? बेबीलोन के उत्तर में असीरिया है। तो यहाँ पर सुमेर जो है वो सही जवाब हो जाएगा। 19 नंबर का सवाल पढ़ते हैं। 19 नंबर लिखा है कि एरेक तथा सुमेर के राजा की उपाधि किसने धारण की? तो लुगल जिग्रिस, ठीक है, जिग्सी। तो ये जो राजा था इन्होंने क्या किया था? एरेक और सुमेर की उपाधि धारण किए थे। देखिए मेसोपोटामिया में बहुत सारे राजे आए होंगे और बहुत सारे राजा जाए होंगे, चले गए होंगे, बहुत सारे राजा के बीच में युद्ध हुआ होगा। तो राजा के विषय में अगर हम पूरा डिटेल से पढ़ते हैं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए हम वीडियो में भी आपको एक्सप्लेन नहीं किए थे कि कौन राजा कौन आया था। कुछ इंपॉर्टेंट राजा जैसे कि जो सिकंदर था, या फिर उसके अलावा जो पहले थे एकेमेनिड, तो उनके विषय में भी बता दिए थे। तो ये कुछ जो है ऑब्जेक्टिव्स आपको ऐसे ही लर्न करने पड़ते हैं। अगला सवाल पढ़ते हैं। अगला सवाल है कि बेबीलोन नगर का जो है प्रमुख देवता कौन था? देखिए यहाँ पर सवाल में पूछा गया प्रमुख देवता। तो इस देखिए ये जो मर्दुक है ये भी प्रमुख था,
एनिलीन ये भी प्रमुख था और ईस्टर भी क्या था, प्रमुख था। सूर्य जो था प्रमुख नहीं था। देखिए वहां पर बहुत सारे देवी देवताओं का पूजा होता था, जैसे कि सूर्य देवता हो गया, चंद्रमा हो गया, पृथ्वी हो गया, तो इन सब की पूजा किया जाता था अलग अलग नामों से। जैसे कि अगर हम बात करें अनु तो आकाश का देवता, समस जो सूर्य का देवता था, नन यानी चंद्रमा, बेल पृथ्वी, तो अलग अलग रूप में पूजा किया जाता था। लेकिन जो इसमें सबसे ज्यादा प्रमुख था वो था मर्दुक, एनिलीन और ईस्टर। तो ये सभी क्या थे, प्रमुख। तो ये सवाल ही इसमें थोड़ा बदल देते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, प्रमुख देवता नहीं थे। तो ठीक है, यहाँ पर सवाल में क्या होगा, बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता नहीं था। कौन नहीं था, तो यहाँ पर नहीं अगर होगा तब हम लोग टिक लगाएंगे सूर्य। ठीक है, यहाँ पर मर्दुक गलत टिक लगाया हुआ, क्योंकि ये तीनों का तीनों तो सही जवाब है। तो सवाल ही इसमें गलत हुआ, यहाँ पर एक नहीं शब्द छूट गया है। बेबीलोन नगर के प्रमुख देवता कौन नहीं थे, तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा सूर्य जो था वो नहीं था। अगला सवाल है 20 नंबर का, और 20 नंबर का सवाल हमारे सामने लिखा है, मेसोपोटामिया वाले ने संसार को क्या सिखाया। तो मेसोपोटामिया के लोगों ने हमें क्या क्या चीज सिखाया। यहाँ पर ऑप्शन लिखा है चाक का प्रयोग और लिपि का प्रयोग और आग का प्रयोग और भाले का प्रयोग। इस सवाल पर देखिए, आग का प्रयोग तो हम लोग पाषाण काल से ही सीख चुके थे, और भाले का प्रयोग भी बहुत ही पहले हो रहा था, यानी कि भाले का प्रयोग भी पाषाण काल से ही हो रहा था, क्योंकि उस समय भी जो लोग थे या मनुष्य थे वो भाले से जानवरों को मारा करते थे। यानी ये दो ऑप्शन तो हमारा गलत हो जाता है। एक और ऑप्शन लिखा हुआ लिपि का प्रयोग। तो लिपि का प्रयोग की बात करें तो मेसोपोटामिया सभ्यता में ही वर्णन किया गया है कि वो लोग पहले से ही लिखने की कला को सीख चुके थे, क्योंकि वो लिखने का काम पहले हिसाब करने के लिए करते थे। लेकिन लिखने की जो पूरी तरीका है, किताब वगैरह जैसा जो परंपरा है, वो प्रारंभ होना इसमें हुआ। लेकिन इन्होंने जो चीज सिखाया वह है चाक का प्रयोग। ठीक है, यानी लिपि का प्रयोग पहले हुआ था, इन्होंने लेखन कला को सिखाया। लेखन कला को सिखाया, या तो लिपि वाला हमारा गलत हो जाएगा। तो चाक का प्रयोग, उस समय कुम्हार जो है वो चाक का प्रयोग करते थे। चाक तो था, यानी चक्का यानी पहिया तो था, लेकिन उसका सही तरीके से प्रयोग किन किन कार्यों में होना चाहिए बेहतर तरीके से, उसमें ये उसी समय सिखाया गया, यानी मेसोपोटामिया की सभ्यता, जिसमें से एक वर्णन किया गया है कि जो कुम्हार है उस चाक का प्रयोग किया जाता था, और इसीलिए इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा चाक का प्रयोग। आइए अगला सवाल पढ़ते हैं। अब आ जाते हैं यहाँ अगले सवाल पर। अगला सवाल है 21 नंबर का, और इसमें क्या है कि मेसोपोटामिया नाम किस भाषा से संबंधित है। तो मेसोपोटामिया जो है वो यूनानी भाषा का शब्द है। मेसोपोटामिया दो यूनानी भाषा से मिलकर के बना हुआ है, एक है मेसोस और दूसरा है पोटामिया। तो मेसोस का मतलब होता है बीच में, और पोटामिया का मतलब होता है नदी। ठीक है, तो ये दोनों ही यूनानी भाषा है। अगला यहाँ पर 30 नंबर सवाल पढ़ते हैं। लिखा है कि कांसा, तांबा और डैश से मिलकर के बना है। तो कांसा जो है वो तांबा, और दूसरा जो चीज है वो टीन से मिलकर के बनता है। तो यहाँ पर भराएगा टीन, लेकिन टीन को हमारी किताब में रांगा लिखा गया है। तो तांबा और रांगा जब मिलाते हैं तो क्या बन जाता है, कांसा बनता है। मेसोपोटामिया नाम यूनानी भाषा के दो शब्दों से मिलकर के बना है। वो दो कौन सा शब्द है, तो दो शब्द है मेसोस और पोटेमस, जैसा कि मैंने आपको बताया। 31 नंबर का सवाल है, मेसोपोटामिया में किस चीज का अभाव यानी कि कमी था। तो मेसोपोटामिया में खनिज संसाधन बिल्कुल भी नहीं था। खाने का संसाधन था, जी हाँ, जल था, हाँ, तो जल और खाने का संसाधन था, लेकिन खनिज संसाधन नहीं था। खनिज का मतलब सोना चांदी, ये सारा चीज, कांसा तांबा, और इसको दूसरे देशों से मंगाया जाता था। तो उस समय इराक, ईरान और फारस की खाड़ी जैसे क्षेत्र, तुर्की वगैरह से मंगाया जाता था। मेसोपोटामिया निम्नलिखित में से किन दो नदियों के बीच था। तो दलजा और फरात नदी के बीच था। मेसोपोटामिया का क्षेत्र वर्तमान में किस राज्य में आता है। तो वर्तमान में ये इराक में आता है। ठीक है, याद रखिएगा, इराक और ईरान में कंफ्यूज मत कीजिएगा। इराक और ईरान दो अलग अलग देश है। तो इराक के पास वाला जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में आता था। अगला है कि मेसोपोटामिया के लोग लकड़ी, तांबा, चांदी, सोना, सीपी और विभिन्न प्रकार के पत्थर को, इनके पास तो था नहीं, ये तो दूर से मंगाते थे। तो ये कहाँ से मंगाते थे, तो तुर्की से मंगाते थे, ईरान से मंगाते थे, और फारस जो है एक समुद्र का नाम है, फारस की खाड़ी, उससे पार जाकर के वो मंगाते थे। तो इस सवाल का सही जवाब उपरोक्त तो सभी हो जाएगा। 33 नंबर सवाल लिखा है कि मेसोपोटामिया में जो पहली पट्टिकाएं पाई गई वो लगभग डैश थी, यानी कितनी पुरानी थी। तो लगभग 3200 ईसा पूर्व पुराना था, यानी कि पट्टिकाएं जिस पर जो है लिपि लिखी गई होती थी वो लगभग 3200 ईसा पूर्व पुराना था। मेसोपोटामिया सभ्यता डैश के लिए प्रसिद्ध है। तो मेसोपोटामिया सभ्यता जो वो किसके लिए प्रसिद्ध था। तो मेसोपोटामिया जो है एक तरह का शहरी जीवन था। मेसोपोटामिया जो है वो समृद्ध साहित्य था, गणित और खगोल विद्या में बहुत ज्यादा महान थे, यह उपरोक्त सही भी। तो देखिए उनके पास साहित्य तो था, और जो है गणित और खगोल विद्या भी था, और शहरी जीवन भी था, तो इसलिए उपरोक्त सभी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर एक चीज आप समझिएगा, मेसोपोटामिया जो था ना वो ग्रामीण सभ्यता था, याद रखिएगा। ग्रामीण सभ्यता का मतलब गांव जैसा सभ्यता था, लेकिन धीरे धीरे उसमें शहरी जीवन क्या था, आने लगा था। शहर तो था, ग्रामीण नगर नहीं था, नगर था, लेकिन उसमें जो कह सकते हैं कि नगर समुचित नियोजित तरीके से नहीं बनाया गया था। ओके, तो ये शहरी जीवन था, लेकिन इस सभ्यता को हम ग्रामीण सभ्यता कहते हैं।
अगला सवाल है यहाँ पर 34 नंबर पढ़ रहे हैं कि मेसोपोटामिया के लोग डैश पट्टिका पर लिखा करते थे। तो मेसोपोटामिया के लोग जो है मिट्टी की पट्टिका बनाते थे और उस पर लिख करके वो पढ़ाई करते थे। अगला सवाल है कि मेसोपोटामिया में पुरातत्व खोज की शुरुआत कब हुआ था। तो 1840 के आसपास से वहाँ पर पुरातत्व की खोज शुरू हो गई थी और वहाँ पर जो मेसोपोटामिया सभ्यता का उजागर हो गया था। मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी और प्रथम ज्ञात भाषा कौन सी है। तो सबसे पुरानी या तो सबसे प्रथम भाषा पूछा जाएगा तो वो दोनों क्या होगा, सुमेरियन भाषा होगा। तो सुमेरियन भाषा सबसे पुरानी और सबसे ज्ञात भाषा है मेसोपोटामिया सभ्यता का। अगला है कि यूरोप वासियों के लिए मेसोपोटामिया क्यों महत्वपूर्ण था। यूरोप के लोग मेसोपोटामिया को क्यों महत्वपूर्ण दे रहे थे। तो देखिए, बाइबल में जो कहानी लिखा गया उसको सिद्ध करने के लिए बाइबल के प्रथम ओल्ड टेस्टामेंट में इसका उल्लेख मिलता है और उसी को सिद्ध करने के लिए कि सच में ऐसा था, क्योंकि बाइबल में ही जिस तरह मेसोपोटामिया में शहर मिल रहे थे, जिस तरह मेसोपोटामिया में चीज़ें मिल रही थी, जिस तरह वहाँ कहानियाँ लिखी गई थी, सेम टू सेम बाइबल में लिखा है, इसलिए उसको सिद्ध करने के लिए वो इसको खोद रहे थे। साथ ही साथ ओल्ड टेस्टामेंट की बुक में जेनेसिस के विषय में लिखा हुआ है तो उसको भी सिद्ध करने के लिए। और यूरोप में यात्री और विद्वान मेसोपोटामिया को अपने पूर्वज मानते हैं, यानी कि यूरोप के जो यात्री हैं या वहाँ के विद्वान हैं ऐसा मानते हैं कि मेसोपोटामिया ही उनके पूर्वज हैं और इन सभी कारणों से वो उसकी खुदाई कर रहे थे, वहाँ खोज रहे थे, इसलिए सवाल का सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला सवाल है कि मेसोपोटामिया में 2400 यानी 2400 ईसा पूर्व के बाद धीरे धीरे कौन सी भाषा सुमेरियन भाषा का स्थान ले लिया। तो धीरे धीरे जो सुमेरियन भाषा वो खत्म होकर के एक नया भाषा आ गया जिसे बोला जाता है अकदी भाषा। तो अकदी भाषा ने क्या कर लिया, उसका स्थान ले लिया। अकदी जो है हिब्रू से मिलता जुलता है, हिब्रू जैसा नहीं है, हिब्रू से मिलता जुलता है, याद रखिएगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो गलत लिखा गया है। तो मेसोपोटामिया को लिपि के सैकड़ों चिन्ह पढ़ने पड़ते थे। जी हाँ, मेसोपोटामिया में बहुत सारे चिन्ह थे। उसे गीली पट्टी पर उसे सूखने से पहले लिखाना होता था। जी हाँ, गीली मिट्टी पर, मिट्टी यहाँ पर लिखाएगा, मिट्टी या पट्टी लिख सकते हैं, ठीक है। गीली मिट्टी की पट्टी पर लिखता था और सूखने से पहले लिखना पड़ता है, क्योंकि सूखी हुई मिट्टी पर नहीं लिखा जा सकता है, लिखने के बाद वो टूट जाएगा, खरोच खरोच के लिखे हुए थे। लेखन कार्य जो है बड़ी मुश्किल और कुशलता की आवश्यकता होती थी। जी हाँ, लेखन कार्य के लिए बहुत ज़्यादा कुशल मतलब बहुत मेहनत लगता था और आपको थोड़ी लेखन कार्य के लिए बड़ी कुशलता लगना पड़ता था थोड़ा, और लिखावट भी पेचीदा था। लेखन कार्य को महत्वपूर्ण नहीं माना जाता था, ये गलत लिखा है, यानी कि लेखन कार्य को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता था और ये इसमें गलत लिखा है और आपको गलत वाला ही चुनना था। तो डी नंबर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। किस देश में 7000 से लेकर के 6000 ईसा पूर्व के बीच खेती की शुरुआत हो गई थी। तो इराक में, क्योंकि यहाँ पर मेसोपोटामिया सभ्यता था और यहाँ पर इसी समय खेती हो रही थी, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा। उरुक क्या था, उरुक जो है मेसोपोटामिया ही शहर था, यानी मेसोपोटामिया का एक शहर था, उसे ही हम उरुक कहते थे। अगला सवाल है कि ऊर शब्द किस देवता के लिए प्रयोग किया जाता था। ऊर शब्द चंद्र देवता यानी चंद्रमा देवता के लिए प्रयोग किया जाता था। प्रेम और युद्ध की देवी किसे कहते हैं। तो इन्नाना को प्रेम और युद्ध की देवी कहते थे। यहाँ पर सवाल पढ़ते हैं 49 नंबर। 49 लिखा गया है शाही राजधानी के रूप में कौन सा शहर जो है खूब फला फूला। तो जो मारी है वो बिल्कुल शाही राजधानी था, मतलब यहाँ राजा रहते थे, राजमहल बना हुआ था, इसलिए हम इसे शाही राजधानी कहते हैं। 2000 ईसा पूर्व के बाद मारी नगर डैश के रूप में खूब फला फूला, तो ये शाही राजधानी के रूप में फला फूला, याद रखिएगा। इसी सवाल को 49 नंबर में उल्टा कर दिया कि शाही राजधानी के लिए कौन बेहतर था, मारी, और यहाँ पर लिखा है कि 2000 ईसा पूर्व में, यानी टाइम पीरियड दे दिया, इसलिए दोनों ही सवाल इंपॉर्टेंट है। 50 नंबर सवाल पढ़ने लिखा मेसोपोटामिया में एक पत्थर की मुद्रा बनाने वाले पत्थर को घिसने के लिए किस धातु के औजार की जरूरत पड़ती थी। तो कांसा के धातु का, वहां पर कांसे के धातु का ज्यादा प्रयोग किया जाता था, पहला ही जान रहे हैं। और कांसा किससे, टीन और तांबा से मिलकर के जो बनता है वो कांसा है। लोहा जो है वो 1000 ईसा पूर्व के बाद प्रयोग में आया था और ये बहुत पुराना है, इसलिए पहले कांसा का ही प्रयोग किया जाता था। अगला सवाल पढ़ते हैं 42 नंबर का सवाल। 42 नंबर का सवाल लिखा है कि मारी के राजा किस समुदाय के थे। तो देखिए, मारी का राजा के विषय में पूछा गया, तो मारी के राजा जो है शाही, अच्छा यहाँ पर राजधानी लिखा गया, गलत है, शाही परिवार से संबंधित थे, यानी कि शाही समुदाय से संबंध रखते थे। तो शाही समुदाय इसका सही जवाब हो जाएगा। शाही राजधानी लिखा गया, शाही समुदाय या शाही परिवार इसका सही जवाब होगा। 51 नंबर सवाल लिखा है कि आरामाइक भाषा जो है किससे मिलता था। तो आरामाइक जो था हिब्रू से मिलता जुलता था, हिब्रू इसका सही जवाब हो जाएगा। साइप्रस एक द्वीप है। साइप्रस द्वीप अलासिया किसके व्यापार के लिए मशहूर था। तो साइप्रस का द्वीप जो है अलासिया, वो तांबे और टीन के लिए सबसे ज़्यादा मशहूर था, यहाँ से तांबे और टीन का व्यापार किया जाता था। मेसोपोटामिया के उत्तर में किस तरह के घास के मैदान थे। तो मेसोपोटामिया का सभ्यता जो है एक उत्तर होगा, नीचे दक्षिण होगा, ईस्ट होगा और ईस्ट वेस्ट होगा। तो उत्तर में था स्टेपी घास का मैदान, तो स्टेपी सही जवाब हो जाएगा, और दक्षिण में था रेगिस्तान, याद रखिएगा, ठीक है।
आगे है कि मेसोपोटामिया की दुनिया को सबसे बड़ी देन क्या है? तो मेसोपोटामिया ने गणित भी सिखाया है और कालगणना मतलब समय की गणना। तो ये दोनों ही सही हो जाएगा, ए और बी दोनों क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 51 नंबर का सवाल यहाँ पढ़ते हैं। साइप्रस द्वीप अलासिया से आने वाली किस धातु का उल्लेख मिलता है? तो यहाँ पर आप थोड़ी देर पहले ही पढ़ें कि साइप्रस जो है किसके लिए मशहूर था? तांबे और टीन के लिए मशहूर था। तो यहाँ पर देखिए सोना लिखा है, चांदी लिखा है, पीतल लिखा है, तांबा लिखा है। तो सोना तो होगा नहीं, चांदी भी नहीं होगा, पीतल भी नहीं होगा। सही जवाब क्या हो जाएगा? तांबा। तो तांबा इस सवाल का सही जवाब है। आगे है कि बेबीलोनिया को, यहाँ पर 45 नंबर का सवाल पढ़ रहे हैं। बेबीलोनिया को 625 ईसा पूर्व में असीरियाई अधिपत्य से मुक्त करा दिया। किसने करवाया था? तो नेपोनिडस होगा, नेपोनिडस किस में लिखा है? बी नंबर में लिखा है। बी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ नेपोपोलारस लिखा है, यही गलत है, ठीक है। नेपोनिडस इसका सही जवाब है, बी नंबर, नेपोनिडस, याद रखिएगा। अगला है कि सिकंदर ने कब किया था? तो 331 ईसा पूर्व में करवाया था, ये भी याद रखिएगा। निम्न में से जिगुरात यानी कि बेबीलोन में क्या था? ठीक है, तो बेबीलोन ये जो जिगुरात था वो क्या था? तो जिगुरात एक सीढ़ीदार मीनार था। सीढ़ी वाला मीनार को जिगुरात कहा जाता है बेबीलोनिया में या मेसोपोटामिया की सभ्यता में। 46 नंबर का सवाल पढ़ रहे हैं। परिवहन का सबसे सरल तरीका क्या है? परिवहन का सबसे सरल तरीका था जल मार्ग, यानी पानी में नाव चलाना सबसे सरल है। रेल मार्ग कठिन है, उसके लिए आपको पटरियां बिछाना पड़ेगा। वायु मार्ग भी सबसे ज्यादा कठिन है, इसके लिए आपको एयरपोर्ट वगैरह बनवाना पड़ता है। लेकिन वायु मार्ग के लिए कुछ नहीं, नाव चलाइए, पानी में आप जहां पहुंचना चाहते हैं वहां पहुंच जाइए। यहाँ सवाल पढ़ते हैं, पोटेमस का मतलब होता है क्या? तो देखिए दो शब्द है, पहला है मेसोस और दूसरा है पोटामस। मेसोस का मतलब होता है मध्य यानी बीच में, और पोटामस का मतलब होता है नदी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नदी, ए नंबर। यहाँ पर जवाब नहीं लिखा गया है। अगला है कि मेसोपोटामिया की भौगोलिक दृष्टि से कौन सा भाग रेगिस्तान से घिरा है? तो अभी थोड़ी देर पहले बताएं कि उत्तर में जो है वो घास का मैदान है, घास है, और जो दक्षिण वाला है वो रेगिस्तान है। तो इसका दक्षिणी भाग जो है वो रेगिस्तान से है, दक्षिणी भाग इसका सही जवाब हो जाएगा। 54 नंबर का सवाल है कि सभी प्राचीन व्यवस्थाओं में कहाँ की खेती अधिक उपज वाली थी? तो जो मेसोपोटामिया की जो खेती है वो सबसे ज्यादा उपज वाली थी, तो मेसोपोटामिया का सही जवाब हो जाएगा। पश्चिमी जो चीन है वो रेगिस्तान है, स्टेपी का घास मैदान अभी थोड़ी देर पहले बताएं केवल घास का मैदान है, लेकिन जो सबसे ज्यादा उपजाऊ वाला है वो दक्षिणी का मेसोपोटामिया वाला। इन ऑप्शनों में से सही जवाब हो जाएगा। अगला है मेसोपोटामिया लोग एक साल को कितने महीनों में बांटते थे? एक साल को 12 महीने में बांटते थे, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 12 महीने। 55 नंबर का सवाल है कि मेसोपोटामिया के प्राचीन नगरों का निर्माण कब हुआ था? तो प्राचीनतम नगरों का निर्माण लगभग 3000 ईसा पूर्व में हो गया था, और 5000 ईसा पूर्व के आसपास जो है मंदिर बनने लगे थे, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। अगला है कि मेसोपोटामिया की इनना देवी किसकी देवी थी? तो इनना देवी प्रेम और युद्ध की देवी थी, सी नंबर इसका सही जवाब होगा। 66 नंबर लिखा है कि पत्थर के शिलापट जिन पर अभिलेख उत्कीर्ण किए जाते थे क्या कहलाते थे? तो पत्थर के शिलापट या मिट्टी के जिन पर कुछ भी लिखा जाता था उसको स्टेल कहते थे, याद रखिएगा, स्टेल, ए नंबर इसका सही जवाब होगा। 57 है मेसोपोटामिया के लोग अपने देवता को क्या अर्पित करते थे? तो मेसोपोटामिया के लोग अपने देवता को मछली, दही और अन्य तीनों चीज अर्पित करते थे, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी। मेसोपोटामिया में कैसे परिवार को महत्व दिया जाता था? तो मेसोपोटामिया के लोग एकल परिवार को महत्व देते थे, जिसमें एकल परिवार में पति, पत्नी और बच्चे, इससे ज्यादा नहीं। और संयुक्त परिवार में क्या था? पति, पत्नी, बच्चे, चाचा, चाची, दादा, दादी सब रहते हैं, उसी को संयुक्त परिवार या मिश्रित परिवार कहते हैं। अगला 58 नंबर का सवाल पढ़ रहे हैं कि वारकाशीर्ष नामक मूर्ति कला प्रसिद्ध नमूना मेसोपोटामिया के किस नगर से मिला? तो उर्क नगर से मिला था, ठीक है, उर्क। और अगला है 68 नंबर की मारी के पशुचारक किस चीज के बदले अनाज तथा औजार प्राप्त करते थे? तो मारी के जो पशुचारक है, पशु के पास क्या रहता है? उसके पास पनीर हो सकता है, जी हाँ, दूध से पनीर बनता है, मांस भी हो सकता है, कपड़े भी हो सकता है। तो उपरोक्त सभी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा डी नंबर। अगला लिखा है कि आपसी लेन देन का अस्थायी हिसाब रखना किस आधार पर बनता था? यानी कि जो लेन देन का हिसाब था वो कैसे रखा जाता था? तो कंप्यूटर था क्या? नहीं, कंप्यूटर नहीं था, सोच विचार करके नहीं, वो लोग लिखने का काम करता था, तो लेखन कार्य से, ए नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है कि मारी राज्य किस दृष्टि से अद्वितीय था? मारी राज्य क्यों अलग था? क्या वहां पर सैनिक दृष्टि से, व्यापार की दृष्टि से, या समृद्धि यानी वो ज्यादा अमीर था, समृद्धि की दृष्टि से वो क्या था? अलग था। तो इसका बी नंबर क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है कि जो बेबीलोनिया, अच्छा यहाँ पर बाबली लिखा गया, बेबीलोनिया होगा। बेबीलोनिया लोगों का मुख्य देवता कौन था? तो बेबीलोनिया के जो मुख्य देवता थे वो थे मार्दुक, तो मार्दुक इसका सही जवाब हो जाएगा। 70 नंबर सवाल लिखा है कि मेसोपोटामिया के नगर का निर्माण किस युग में हुआ है? कांस्य युग में, यानी कि
युग पूछ रहा है तो उस समय क्या चीज प्रयोग में आता था, तो कांसा का प्रयोग होता था, इसलिए सही जवाब हो जाएगा कांस्य युग। अगला सवाल है कि असीरियाई राज्य की स्थापना कब हुई है। असीरियाई राज्य का स्थापना 1100 ईसा पूर्व में हुआ है। मेसोपोटामिया में बेलों, मछलियों, रोटियों की कितनी सूचियां मिली है, तो लगभग 5000 जो है सूचियां मिली थी, इससे ऐसे लिखा हुआ है। इराक अथवा मेसोपोटामिया का गर्मियों में भरपूर फल देने वाला पेड़ कौन सा था, तो खजूर एक ऐसा पेड़ था जो गर्मियों में भरपूर फल देता था, क्योंकि ये रेगिस्तानी इलाका में और यहाँ पर ही सबसे ज्यादा मिलता है। अगला है कि क्यूनीफार्म। क्यूनीफार्म जो है वो किलाकार लिपि को ही क्यूनीफार्म कहते हैं, और ये क्यूनियस शब्द से बना है, और वो किस भाषा का शब्द है, लातिनी भाषा का शब्द है, तो क्यूनियस जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है कि मेसोपोटामिया हथियार किससे बनाते थे, तो कांसे से बनाते थे। हथियार हो या कोई औजार वगैरह हो, सब कांसे से बनाते थे, क्योंकि उस समय कांसा का ही प्रयोग ज्यादा होता था। अगला है कि मेसोपोटामिया में बहुत कम लोग पढ़े लिखे थे, क्यों, इसका क्या कारण है, तो इसका कारण है कि वो जो प्रतीक चिन्ह था ना, जैसे हमारे पास प्रतीक चिन्ह क, ख, ग, घ, अंग, तो उसी प्रकार से उनके पास बहुत सारा प्रतीक चिन्ह था। यहाँ पर सैकड़ों लिखा, हजारों में था, 5000 से भी ज्यादा था, इसलिए वो लोग कम पढ़े लिखे थे, क्योंकि इतने सारे प्रतीक चिन्ह को याद करना कठिन होता था। अगला है कि मेसोपोटामिया में कौन से शहर को केवल शहर कहकर पुकारा जाता था, तो वह है मारी। मारी को केवल एक ऐसा शहर था जिसको केवल शहर भी बोला जाता था। अगला है कि बाइबल के कौन से भाग में मेसोपोटामिया का संदर्भ का उल्लेख मिलता है, तो बाइबल का जो प्रथम भाग है जिसका नाम है ओल्ड टेस्टामेंट या ओल्ड टेस्टामेंट, इसमें इसका उल्लेख मिलता है, ये सही जवाब हो जाएगा। अगला है कि शहरी विकास के लिए कौन से क्या, ये लिखा है निम्न में से क्या महत्वपूर्ण है, शहर के लिए क्या महत्वपूर्ण है। शिल्प, यानी वहाँ बड़े बड़े इमारत होना चाहिए, व्यापार होना चाहिए, परिवहन होना चाहिए, तो ये सभी चीजें होना चाहिए, तभी जो है कोई शहर बन पाएगा, तो ये इसका सही जवाब है। अगला यहाँ पर सवाल है कि बाइबल में मेसोपोटामिया का संदर्भ में उल्लेख होने के कारण मेसोपोटामिया किन के लिए महत्वपूर्ण था, तो बाइबल जो है यूरोप वासियों के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए यूरोप वासियों के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया था। अगला है मेसोपोटामिया के व्यवस्था के अनुसार पानी और मल कहाँ जाता था, तो मेसोपोटामिया में जो घर का पानी था, मल था, गंदा पानी, मतलब वो कहाँ पर जाता था, तो पहले नाली था, लेकिन नाली से फिर जाता था होज में। ठीक है, होज कुछ नहीं है बल्कि बड़ा सा एक गड्ढा है जो घर के बाहर बनाया जाता होगा, और उसी होज में पानी जाता होगा, तो यहाँ नाली लिखा है, नाली गलत होगा, होज इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला 82 नंबर का सवाल है कि असुरथनीपाल का पुस्तकालय किस देवता के मंदिर का केंद्रित था, तो ये नाबू था। ठीक है, निनवे का राजधानी का राजा जो देवता था वो नाबू था, और कहाँ पर था ये, निनवे की राजधानी में। तो जो मेसोपोटामिया का सभ्यता था वहां पर एक पुस्तकालय बना था, और वो पुस्तकालय बना था निनवे में, और किस देवता के लिए, नाबू देवता के लिए। और यहाँ पर वही लिखा है असुर थनीपाल या असुर बनीपाल। ठीक है, असुर बनीपाल होगा, ओके ना, असुर थनीपाल कहीं कहीं लिखा गया असुर बनीपाल। तो असुर बनीपाल के पुस्तकालय में मूल ग्रंथ की संख्या कितनी थी, तो मूल ग्रंथ था 1000, और छोटे मोटे किताब वगैरह 30,000 था, याद रखिएगा। मूल ग्रंथ 1000 था और छोटे मोटे किताब कितना था, 30,000। तो समझ सकते हैं ये जो पुस्तकालय है यानी कि लाइब्रेरी में कितने किताब रखे होंगे, आप ऐसे भी अनुमान लगा सकते हैं। अगला 77 नंबर का सवाल पढ़ रहे हैं कि ऊर नगर में शवों का संस्करण किस प्रकार किया जाता था, तो शवों को भूमि के नीचे क्या कर दिया जाता था, दफना दिया जाता था। तो यही एक तो परंपरा था जिससे वो लोग क्या करते थे, शवों को दफनाते थे, और ऐसा सबूत मिला है कि वहां पर जो जिनको भी दफनाया जाता था उनके साथ सुअर का मांस भी दफनाया जाता था। अगला है कि बेबीलोनिया में असीरियाई अधिपत्य से मुक्ति कब मिली, तो 625 ईसा पूर्व में। किसने डराया था, एकमेनिड ने क्या किया था, असीरिया को भगा दिया था, और एकमेनिड को किसने भगाया, सिकंदर ने भगाया था। अगला है कि मारी नगर के ऊपरी क्षेत्र के अधिकांश भाग का प्रयोग किस आर्थिक क्रिया के लिए होता था, तो ऊपर वाला जो भाग है वो पहाड़ी इलाका था, वहां पर घास का मैदान था, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा भेड़ और बकरियों को चराया जाता था। एक और चीज याद रखिएगा, भेड़ बकरियों को जब चराते हैं ना, तो मौसम के अनुसार पर्वत में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, जिसे हम कहते हैं प्रवास। और चूंकि मौसम यानी ऋतु के अनुसार बदल रहा है, इसलिए हम इसे ऋतु प्रवास कहते हैं, याद रखिएगा। तो जो भेड़ बकरियां चराते हैं वो अपने स्थान को किस अनुसार बदलते हैं, ऋतु प्रवास के अनुसार बदलते हैं। 85 नंबर का सवाल पढ़ रहे हैं, बेबीलोनिया का अंतिम शासक कौन था, तो बेबीलोनिया का अंतिम शासक था नेबोनिस, याद रखिएगा, जो है इसका अंतिम शासक था। अगला सवाल पढ़ते हैं, 86 नंबर का सवाल हम पढ़ रहे हैं कि बेबीलोन के नगर का क्षेत्रफल कितना था, तो बेबीलोन जो है बहुत बड़ा क्षेत्रफल था, इसका लगभग 850 हेक्टेयर से भी अधिक बड़ा क्षेत्रफल में यह फैला हुआ था। अगला 79 नंबर का सवाल पढ़ रहे हैं, तो संसार को मेसोपोटामिया का सबसे बड़ी देन क्या है, तो ये बता दिए थे, गणित और क्या क्या था, काल गणना मतलब समय की गणना। ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं क्या।
अगला मेसोपोटामिया के लोगों ने एक वर्ष को कितने महीनों में बांटा था, तो 12 महीने में। और आप ये भी याद रखिएगा, एक सप्ताह जो एक महीना है उसको कितने भागों में बांटा था, 4 सप्ताह में बांटा था। तो ये जब अभी जो समय है ना, 1 घंटा को 60 मिनट में, फिर 60 मिनट को यानी 1 मिनट को 60 सेकंड में, ये सारा चीज मेसोपोटामिया में ही हुआ था। यहाँ पर वही सवाल है कि मेसोपोटामिया के लोग ने एक महीने को कितने भागों में बांटा था, तो 4 सप्ताह में बांट दिया था। 87 नंबर का सवाल पढ़ रहे हैं कि मेसोपोटामिया में मिली पहली पट्टिकाएं कब थी, यानी कि जो पट्टिकाएं थी जिसमें वो लिख लिख के पढ़ते थे, सबसे पुराना कौन सा था, तो 3200 ईसा पूर्व पुराना था। इसलिए हम कहते हैं कि मेसोपोटामिया के लोगों ने 3200 ईसा पूर्व पहले ही लिखना पढ़ना सीख लिया था। 88 नंबर का सवाल पढ़ रहे हैं, मेसोपोटामिया में किलाकार लिपि का जो प्रत्येक चिन्ह था किसको व्यक्त करता था, तो चिन्ह जो है वो अक्षर को व्यक्त करता था। तो ये यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा अक्षर। अगला है 89 नंबर का, तो मारी नगर शाही राजधानी के रूप में कब फूल रहा था, तो 2000 ईसा पूर्व में जो मारी था वो किसके रूप में फल रहा था, शहर के रूप में फल रहा था। और ये शहर कैसा था, शाही राजधानी था, शाही राजधानी का नगर था। और इतना ही सवाल है, ये पूरा ऑब्जेक्टिव्स मैंने आपके साथ डिस्कस किया और आप सभी ऑब्जेक्टिव्स को उम्मीद है कि लिख लिए होंगे। और जल्द ही पार्ट 2 लाएंगे और उसका फिर उसका ऑब्जेक्टिव और जो भी चैप्टर्स हमें सब्जेक्टिव में पूछा जाएगा उसका सब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे। आप कमेंट करके ये भी बता दीजिएगा कि कौन कौन सा जो चैप्टर्स है वो आपका क्लियर है और नहीं क्लियर है। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।